सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, जिसमें हमने सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट और पीजीटी का सिलेबस क्या है, या बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स का जो 10 यूनिट होते हैं उसमें सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करा था। और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था, और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में 3 चीज़ों का होना नेसेसरी है। फर्स्ट, डिजायर यानी मनी और एबिलिटी, मनी जो है एबिलिटी और विलिंग टू पे। दूसरा वांट्स और तीसरा डिमांड, तब जाके जो है डिमांड कहलाएगी। यानी कि हमारा जो इच्छा है वो है ऑडी कार परचेज करने की, तो हमारे पास जो है मनी नहीं है, एबिलिटी टू पे नहीं है, और विलिंग टू पे है। यानी कि एबिलिटी तो नहीं है बट विलिंग है, विलिंग टू पे है। हम चाहते हैं ऑडी कार परचेज करना बट हमारे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है, तो यह जो है डिमांड नहीं कहलाएगी। और वांट्स में क्या आता है, वांट्स में आता है आपका मनी, यानी आपके पास जो है एबिलिटी तो है और विलिंग टू पे नहीं, यानी ये डीप डिजायर नहीं है। और उसके बाद डिमांड की बात करते हैं। डिमांड जो है मनी यानी एबिलिटी और विलिंग टू पे से मिलकर बना होता है। यानी कि डिमांड, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कंज्यूमर्स डिजायर टू हैव इट फॉर विच ही इज विलिंग एंड एबल टू पे। यानी किसी वस्तु की मांग जो है उपभोक्ता की वह इच्छा है जिसके लिए वह तैयार है और भुगतान करने में सक्षम भी है। यानी कि एबिलिटी टू पे भी है और एबिलिटी भी है, विलिंग टू पे भी है। ठीक है, उसे ही जो है डिमांड कहते हैं। और उसके बाद डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या मेजर डिफरेंस है। डिमांड जो रेफर करती है आपका टू वेरियस क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर प्लान टू बाई एट ए वेरियस प्राइस ऑफ ए गुड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिमांड जो है यह दर्शाती है कि विभिन्न मात्राओं को संदर्भित करती है कि जो एक उपभोक्ता जो है समय की अवधि के दौरान किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर योजना बनाता है उसको खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो है आपका 1 रुपये पर यूनिट है। 1 रुपये पर यूनिट में जो है वो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कर रहा है वो कर रहा है आपका वो कर रहा है आपका 3 यूनिट। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होके 2 यूनिट हो जा रही है, 2 यूनिट पर रुपये हो जा रही है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज होके 2 हो जा रही है, 3 से डिक्रीज होके 2 हो जा रही है। जैसे ही प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है, प्राइस 3 रुपये पर यूनिट हो जा रही है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है और डिक्रीज होके 1 में चली जा रही है। यही जो है डिमांड जो है रेफर्स करती है। यानी कि वेरियस क्वांटिटी दैट ए कंज्यूमर प्लान टू बाई एट ए वेरियस प्राइस, यानी कंज्यूमर जो है प्लान करता है वेरियस प्राइस भी ऑफ ए गुड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करें, क्वांटिटी ऑफ डिमांड इट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस विच कंज्यूमर प्लान टू बाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि यह जो है क्या है, वस्तु या सेवा की वह राशि है जिसे उपभोक्ता किसी विशेष कीमत पर खरीदने की योजना बनाते हैं। यानी कि विशेष कीमत पर यानी पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदने की जो है योजना बनाता है आपका कंज्यूमर, पर्टिकुलर प्राइस पे जो है परचेज करने की यानी बाई करने की योजना बनाता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। उसके बाद
नेक्स्ट आता है आपका डिमांड फंक्शन, यानी कि डिमांड को किस प्रकार से डिटर्मिनेशन करते हैं, मांग का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है। इंडिविजुअल डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए कमोडिटी वो डिपेंड करता है ऑन इट्स प्राइस, हिज इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड जो है फॉर ए कमोडिटी डिपेंड करती है ऑन इट्स प्राइस, हिज इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एडवर्टाइजिंग एक्स्ट्रा। सेट्रिस पेरिबिस कंडीशन अप्लाई इन इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है सेट्रिस पेरिबिस का जो कॉन्सेप्ट है या वो जो है कंडीशन है वो अप्लाई की जाए। सेट्रिस पेरिबिस का मतलब होता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट का अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी अन्य चीजें समान रहने पर, अन्य चीजें में जैसे रिलेटेड प्राइस, इनकम और उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड जो है वो काम करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ डिमांड की। क्वांटिटी डिमांड जो है वो इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ पी एक्स आई पी आर और टी और ए और ई, यानी कि जहां पे ये क्यू डी जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दर्शाता है। क्यू डी क्या दर्शाता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को दर्शाता है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो फंक्शन है आपका एक्स गुड की प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एक्सेट्रा आदि पे जो है निर्भर करती है आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और उसके बाद जो है अगला आएगा आपका वो आपका लॉ ऑफ डिमांड। अगला है लॉ ऑफ डिमांड जो है, लॉ ऑफ डिमांड जो है यानी मांग का नियम। इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट यानी अन्य चीजें समान रहने पर, यानी सेट्रिस पेरिबिस अप्लाई इन इकोनॉमिक्स। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल राइज, एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज इट्स क्वांटिटी डिमांड विल बी डिक्लाइन। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि किसी भी कमोडिटी या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही उस वस्तु की प्राइस डिक्रीज होती है उसकी जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यदि अन्य चीजें स्थिर रहती हैं तो वस्तु की कीमत गिरती है, इसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी। इफ अन्य चीजें स्थिर रहती हैं, वस्तु की कीमत में गिरावट होने पर जो है इसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्राइस राइज होते हैं, तो इसकी मांग की मात्रा घट जाएगी। यहां पे देखते हैं डिमांड शेड्यूल, यानी जो मांग अनुसूची है, डिमांड शेड्यूल है, उसमें आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, पी जो है प्राइस को दर्शाता है किसी कमोडिटी की, और उसके बाद ये क्यू जो है क्वांटिटी है। जब प्राइस जो है 1 रुपया पर यूनिट है किसी कमोडिटी की, तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो है आपका 40 पर यूनिट। 40 जो है 1 रुपये पे जो है 40 की मांग कर रहा है कंज्यूमर। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होने पे जो है प्राइस इंक्रीज होकर 2 रुपया हो जाती है, तो 2 रुपया होने पर जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज होकर 30 हो जाती है, यानी 10 क्वांटिटी की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे ही प्राइस और इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होके 3 हो जाती है, 3 रुपये हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज होके जो है 20 हो जाती है। और उसके बाद प्राइस जैसे इंक्रीज होती है
क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिक्रीज हो जाती है, 10 में पहुंच जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है हमें यह बताता है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस में जो है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि जैसे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस के डिक्रीज होने से कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसमें जो है एक्स एक्सिस पे जो है आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, डिमांड कर्व में जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दर्शाया गया है, और वाई एक्सिस यानी जो आपका क्या कहते हैं वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में जो है आपका वर्टिकल एक्सिस पे जो है प्राइस को डिनोट किया गया है, वर्टिकल एक्सिस पे जो है प्राइस को डिनोट किया गया है। व्हेन किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस 1 रुपया थी तो उसमें जो है जो डिमांड की जा रही थी उस कमोडिटी की वो की जा रही थी आपका 40 यूनिट्स। प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो गई, 30 यूनिट में चले गई। प्राइस और इंक्रीज हुई, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिक्रीज हो गई, और प्राइस और इंक्रीज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड और डिक्रीज हो सकती है, हो गई। इस प्रकार जो लॉ ऑफ डिमांड बताता है वो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस में, और जो डिमांड कर्व होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोप। लॉ ऑफ डिमांड जो है, जो स्लोप ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। इस अगला है हमारा डिराइव्ड डिमांड। सम गुड्स आर नॉट डिमांडेड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड जो है कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, उनकी जो है कुछ वस्तुओं की मांग उपभोक्ताओं द्वारा सीधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं की जाती हैं, लेकिन उनका जो उपयोग होता है, उनका उपयोग होता है उपयोग अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जो सीधे उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई देयर वांट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, डिमांड फॉर ए मशीन, रॉ मटेरियल्स जो है वो ड्राइव्ड डिमांड कहलाते हैं। ड्राइव्ड डिमांड का मतलब होता है कि जब उत्पादन के साधनों की मांग को जो है ड्राइव्ड डिमांड कहा जाता है, यानी व्युत्पन्न मांग कहला जाता है। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड ड्राइव्ड डिमांड। नेक्स्ट आएगा आपका मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि किस प्रकार से जो है डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है और शिफ्ट किस प्रकार से होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो व्हेन डिमांड इज चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, व्हेन डिमांड इज चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट कॉल्ड मूवमेंट फैक्टर। क्या कहलाता है, मूवमेंट फैक्टर कब कहलाता है, जब व्हेन डिमांड इज चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑन प्राइस, यानी कि किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने से जो है मूवमेंट होता है। मूवमेंट फैक्टर कब होता है, जब किसी वस्तु की प्राइस में चेंज होगा, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो क्या कहते हैं सेटरिस पेरिविस की जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी तो मूवमेंट फैक्टर कहलाएगा। और जब डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब डिमांड चेंज होगी अदर फैक्टर के कारण बट प्राइस जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी कांस्टेंट यानी स्थिर होगी, तो उससे कहेंगे आपका शिफ्ट फैक्टर। जब अन्य कारकों के कारण मांग में परिवर्तन होता है लेकिन कीमत जो है यानी प्राइसेस जो है वो क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, तो उसे जो है शिफ्ट कारक कहा जाता है। समझते हैं
मूवमेंट अलोंग ए डिमांड यानी मांग वक्र के साथ कब संचलन होता है, और शिफ्ट इन डिमांड कब होगा? हमने जाना शिफ्ट कब होता है, जब जो है अदर थिंग के कारण होता है, डिमांड चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर का मतलब होता है इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस यानी रिलेटेड प्राइसेस की वजह से जो है शिफ्ट होगा आपका डिमांड कर्व। और मूवमेंट कब होगा? जब उस कमोडिटी की प्राइस चेंज होगी, प्राइस के कारण जो है आपका मूवमेंट होगा। समझते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड, यानी मूवमेंट में जो है क्या क्या होगा? एक्सटेंशन इन डिमांड यानी मांग में विस्तार होगा। सेकंड आएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और शिफ्ट की अगर बात करेंगे, शिफ्ट इन डिमांड में होगा आपका मांग में बदलाव, मांग में बदलाव यानी मांग वक्र शिफ्ट होगा, यानी या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। इसमें होगा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होगा, ठीक है, डिक्रीज डिमांड, ठीक है, ये होगा डिक्रीज डिमांड, डिक्रीज डिमांड होगा। और मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड कब होगा? एक्सटेंशन इन डिमांड जो है तब होगा आपका व्हेन डिमांड इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर डिटरमिनेंट रिमेन कांस्टेंट। व्हेन डिमांड इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस, एक्सटेंशन इन डिमांड तब होगा जब डिमांड इंक्रीज होगा और इट्स प्राइस जब डिक्रीज होंगे, और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट यानी सेटरिस पेरिबल अप्लाई होगा। इसे जो है एक डिमांड शेड्यूल से समझते हैं। जैसे किसी कमोडिटी की जो प्राइस थी वो थी 4 रुपया पर यूनिट, तो उसमें जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड थी वो थी आपका 1 क्वांटिटी थी। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होके 1 आई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी, 4 होगी। इसे डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो है एक्स एक्स पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दर्शाया गया है, वाई एक्स पर प्राइस को दिया गया है। जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस जो है क्या थी? 1 रुपया थी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है 4 यूनिट थी। प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज होके जो है क्या हुई? 4 हुई, तो जो है आपका क्या हुआ? क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगी। इसका क्या कहते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड को ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व, यानी इसमें जो है इसको क्या कहते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा? व्हेन डिमांड इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, व्हेन डिमांड इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर डिटर्मिनेंट रिमेन कांस्टेंट। अदर जो उसको मांग को डिटर्मिनेंट करने वाले फैक्टर होते हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। सपोज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी 1 थी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है 4 था, प्राइस इंक्रीज हुई 4 तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज होके 1 हो गई। ये जो है एक्स एक्स पर देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्स पे जो है प्राइस को डिनोट किया गया है। जब जो है किसी कमोडिटी की प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है 4 यूनिट थी, प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होगी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी अपवर्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं? अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। यानी कि जब जो है एक्सटेंशन इन डिमांड आएगा, एक्सटेंशन इन डिमांड होगा तो उसमें को जो है डाउनवर्ड मूवमेंट कहेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन इन डिमांड में जो होगा क्या होगा? मांग का विस्तार होगा, मांग में वृद्धि होगी। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में जो है अपवर्ड मूवमेंट होगा, और इसमें जो है
क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी, इसलिए इसे जो है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट आएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कब शिफ्ट होगी? जब प्राइस जो है उस कमोडिटी की कांस्टेंट रहेंगे और अदर थिंग के कारण जो है शिफ्ट होगी। सपोज इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड इंक्रीज होगी। कब? इंक्रीज इन डिमांड। अब बात करेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इज इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर। डिमांड इंक्रीज होगी अदर फैक्टर के कारण, बट इट्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट। शिफ्ट होगा कब? क्या कहते हैं? जब प्राइस कांस्टेंट होंगे और अदर थिंग के कारण जो है डिमांड कर्व शिफ्ट होगी। और मूवमेंट कब होगा? जब जो है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट और प्राइस चेंजेस होंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो कांस्टेंट है 44 रुपया पर यूनिट, और क्वांटिटी डिमांड जो है जब प्राइस थी 4 थी उस समय भी जो है क्वांटिटी डिमांड 1 थी, और प्राइस कांस्टेंट होकर फिर भी 4 रुपये थी, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होकर 4 होगी। तो इसमें जो है ये होगी फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होगा? जब इंक्रीज इन डिमांड होगा। और डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? डिक्रीज इन डिमांड जब होगा जब डिमांड इज डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर बट इट्स ऑन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम। देखो पी प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है 4 है पहले पे, और सेकंड पे जो है 1 हो जाएगी। यानी कि इसमें जो है बैकवर्ड मूवमेंट, यानी पीछे की ओर डिमांड कर्व जो है मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एंड इंक्रीज इन डिमांड अब फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट इज मेजर एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दर्शाता है आपका, वो दर्शाता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपका माइनस का साइन इसलिए होता है क्योंकि जो है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस प्रकार प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P/Q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, जहां पे जो है P जो है इनिशियल प्राइस को दर्शाता है। ये है आपका इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस को दर्शाता है आपका, और उसके बाद Q जो है इनिशियल क्वांटिटी को, Q दर्शाता है आपका इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी को दर्शाता है, और डेल्टा जो है वो डेल्टा को जो साइन है वो दर्शाता है आपका चेंज को। क्या दर्शाता है? चेंज को। डेल्टा जो है वो चेंज को दर्शाता है। इस प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P/Q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। एज मोर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल देन डिमांड इज इलास्टिक, यानी कि जैसे ही हमारे पास अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होंगे या मार्केट में जो है सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल होंगे तो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। एज लेस सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, एज लेस सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल देन डिमांड इज इनइलास्टिक, यानी कि मार्केट में जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स लेस अवेलेबल होंगे तो डिमांड कर्व जो है वो क्या होगी?
इनइलास्टिक डिमांड होगी। और एज मोर सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल देन डिमांड इज इलास्टिक, एज लेस सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल देन डिमांड इज इनइलास्टिक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर जो है मार्केट में अधिक से अधिक सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? तो डिमांड कर्व जो होगा वो होगा आपका इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, और लेस सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल होंगे तो डिमांड इज इनइलास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है हम एक फॉर्मूला से समझते हैं, इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इज 20 पर यूनिट, किसी गुड्स की जो प्राइस है वो 20 पर यूनिट है, द कंज्यूमर बाय 24 यूनिट ऑफ दैट गुड। प्राइस जब जो है 20 पर यूनिट थी तो कंज्यूमर जो है 24 यूनिट परचेज कर रहा है उस गुड्स की। व्हेन प्राइस राइज टू 30 पर यूनिट, द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बटे क्यू। डेल्टा का जो साइन है ये जो है चेंज को दर्शाता है, ये चेंज को दर्शाता है, यानी कि जो हमारी जो है कमोडिटी की इनिशियल प्राइस थी वो थी आपका 20 पर यूनिट, यानी कि P इक्वल टू हो गया आपका 20। उसके बाद कंज्यूमर बाई कर रहा था, इनिशियल जो क्वांटिटी है वो है आपका 24 यूनिट, यानी कि Q इक्वल टू हो गया आपका 24। और डेल्टा Q क्या होगा? यानी कि डेल्टा Q इक्वल टू Q माइनस Q1 माइनस Q2। और इसी प्रकार जो डेल्टा P होगा वो होगा आपका P1 माइनस P2। अब देखो यहां पे जो है P1 कितना है, डेल्टा P निकालते हैं। P है आपका इनिशियल जो प्राइस है वो है आपका 20 पर यूनिट, 20 माइनस कितने हो जाएगी 30 पर यूनिट, 30 हो जा रही। और उसके बाद डेल्टा Q की बात करें, डेल्टा Q इनिशियल क्वांटिटी 24 माइनस 20, यहां से जो है हमें जो डेल्टा P प्राप्त होगा वो होगा आपका 10, और डेल्टा Q जो है वो प्राप्त होगा आपका 4। तो हम इस फॉर्मूले में जो है इसको पुट कर देंगे। डेल्टा Q कितना है आपका 4 अपॉन डेल्टा P हो गया आपका 10 मल्टीप्लाई बाई P कितना है इनिशियल 20, इनिशियल जो प्राइस है वो है आपका 20। उसके बाद इनिशियल क्वांटिटी है 24, ये कट हो जाएगा आपका 2 6, यानी कि 2/6, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा आपका 0.33। क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0.33 या 30, यानी कि ये जो है आपका राइट हो जाए, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका 0.24।
0.24 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के जो दूसरा मेथड है वो है जियोमेट्रिक मेथड। जियोमेट्रिक मेथड में जो है आप देख सकते हैं जियोमेट्रिक मेथड, इसमें जो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ, दूसरा मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का जियोमेट्रिक मेथड। इसमें जो है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पे जो है प्राइस को दर्शाया गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मेथड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी कि हमें जो है ई पॉइंट पे जो है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो लोअर सेगमेंट हो जाएगा आपका ई डी अपॉन ई ए, यानी कि लोअर सेगमेंट क्या है ई डी और अपर सेगमेंट हो गया आपका ई ए, यानी कि यहां पे क्या है ई डी इक्वल टू ई ए, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगा यहां पे। इसी प्रकार हमें अगर जो है सी पॉइंट पे निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो सी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या होगा सी डी, ठीक है, यहां पे सी डी अपॉन सी ए, यानी कि ये हो गया। यहां पे जो है इनइलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होगा आपका 1 से। और अगर हमें बी पॉइंट पे निकालना है, इसका जो लोअर सेगमेंट है आपका बी डी अपॉन बी ए, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये जो है मोर है बी ए से, ये इस वाले पोर्शन से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर है 1 से। ये था आपका जियोमेट्रिक मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो जियोमेट्रिक है वो है ये। एंड नेक्स्ट आएगा आपका डायग्रामेट्रिकली प्रेजेंटेशन, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और मोर इलास्टिक डिमांड को जो है एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो है आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा तो उसे जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहां पे जो है यूनिटरी इलास्टिक में ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। इसमें जो है इनिशियल जो प्राइस थी वो थी पी और क्वांटिटी थी की। जैसे ही प्राइस चेंज हुई, प्राइस चेंज होकर P1 हुई, P1 होने पे जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है Q1, यानी कि इक्वल चेंज आ रहा, प्राइस जितना जो है प्राइस में चेंज आ रहा उतना ही जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी चेंज आ रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 के बराबर है। और मोर इलास्टिक डिमांड, इसमें जो है क्या होगा कि प्राइस में कम चेंज होने पे जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो है वो मोर चेंज आएगा, उसे जो है मोर इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अगला है आपका लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में जो है लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस होता है आपका 1 से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस होता है 1 से। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, जैसे जो है प्राइस में बहुत अधिक चेंज आया, जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो है Q से Q1 चेंज तो आया बट लेस आया, इसलिए जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होगा, या यूं कह सकते हैं कि 1 से कम होगा। और परफेक्टली इलास्टिक कब होगा,
जब जो है प्राइस में जो है कितना भी चेंज कर दो, Q1, Q2, Q3, है ना, लेकिन प्राइस में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। इसे जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें जो है इलास्टिक और डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि डिमांड में जो है कितना भी चेंज कर दो लेकिन प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड तब होता है जब जो है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इक्वल टू जीरो, यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है बट प्राइस में मोर चेंज आता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है उसमें जो है जीरो होता है, इक्वल टू जीरो, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है बट प्राइस में जो है मोर चेंज आते हैं। उसके बाद अगला हम जानते हैं अगला है स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व का स्लोप किस प्रकार से होता है। स्लोप इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द change in the variable on the x-axis. The slope of the demand curve equal the change in price divided by the change in quantity. The slope of the demand function absolute change in price divided by absolute change in quantity, यानी स्लोप जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो क्या दर्शाता है आपका, एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस अपॉन एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि ये जो है स्लोप को दर्शाता है कि प्राइस में कितना चेंज आया, यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यही जो है स्लोप ऑफ द डिमांड दर्शाता है। नेक्स्ट है स्लोप रेफर्स टू द स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व, यानी कि जो स्लोप है मांग वक्र का स्लोप यानी ढाल है वो स्टीपनेस पे डिपेंड करता है। स्टीपनेस यानी मांग का जो डिमांड कर्व है वो जो है फ्लैटर है या स्टीपर है या हॉरिजॉन्टल है। स्लोप रेफर्स टू द स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व, स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। On the other hand, elasticity of demand measure the elastic change in price and quantity. Thus, price elasticity यानी कि डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाई P बटे Q। Elasticity of demand is the reciprocal of the slope of the demand function multiplied by the price quantity ratio. जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो रेसिप्रोकल है आपका ऑफ द स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस क्वांटिटी रेशियो। द स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर रिलेटेड बट नॉट द सेम थिंग, यानी कि स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं बट नॉट द सेम थिंग, ये यानी कि दोनों सेम नहीं है। Simply by studying the slope of the demand function, one cannot determine the value of elasticity of demand, though it is said that steeper flat the demand curve, lower higher is the elasticity of demand। यानी कि जो स्लोप वो दर्शाता है वो यह बताता है कि मांग वक्र जो है यानी डिमांड कर्व वो स्टीपनेस है, किस प्रकार है, फ्लैटर है या वर्टिकल है, यह जो है दर्शाता है आपका डिमांड कर्व। और उसके बाद नेक्स्ट है वी हैव ड्रॉ टू डिमांड कर्व लेबल्ड एज DA एंड DB। हमने यहाँ पे जो है
दो डिमांड कर्व को है ड्रॉ कर रखा है, जो है डी ए एंड डी बी, यानी कि वी हैव ड्रॉन टू डिमांड कर्व लेवल एज डी ए एंड डी बी, यानी कि दो डिमांड कर्व को डी ए और डी बी, जो दो डिमांड कर्व को ड्रॉ कर रखा है। दीज टू डिमांड कर्व हैव द सेम इंटरसेप्ट फ्रॉम द प्राइस एक्सिस, यानी कि ये दोनों जो है एक ही प्राइस पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि इस प्राइस पे जो है इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बट दे एक्सिबिट डिफरेंट स्लोप, यानी कि इनका जो स्लोप है वो डिफरेंट है। इन फैक्ट द कर्व डी ए इज स्टीपर देन डी बी, यानी कि डी ए का जो ये है, ये वाला जो कर्व है वो स्टीपर है डी बी से। So elasticity of demand at any point on the DA curve should be less than that of the demand curve DB. Elasticity of demand जो होगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डीए का कर्व का लेस होगा आपका डीबी कर्व से, क्योंकि इसका जो ढलान है वो डीबी से लेस है। DA curve should be less than that of demand curve DB, but this is not so. This can be verified in the following way. Consider 2 point E and F on the two demand curve having the same price, यानी कि E पॉइंट और F पॉइंट पे जो है सेम प्राइस पे जो है डिमांड कर्व हैविंग द सेम प्राइस OP. Elasticity of demand at point E on the curve DA is EA. Elasticity of demand at point E. पॉइंट E पे जो है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो क्या होगा, लोअर सेगमेंट यानी EA अपॉन अपर सेगमेंट ED इक्वल टू हो जाएगा आपका OPPD, OP अपॉन PD के बराबर। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट F पे ऑन द डिमांड कर्व DB, यानी F पॉइंट पे अगर हमें जो है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नोट करना है या निकालना है, तो क्या होगा, FB अपॉन FD, FB अपॉन FD इक्वल टू OP अपॉन PD, OP अपॉन PD. Thus elasticity at point E, elasticity at point F, they suggested that thought slope difference elasticity the same for the two demand curve at each price, यानी कि slope of difference elasticity is the same for the two demand curve at each price. And next जो फिगर है वो है आपका, so that the two demand curve may have the same slopes but different elasticity. क्या है कि so that the two demand curve may have the same slope but different elasticity, यानी कि स्लोप जो है सेम है बट इलास्टिसिटी जो है डिफरेंट है। बीइंग पैरेलल टू डिमांड कर्व AB एंड CD, जो है ये जो C और D जो डिमांड कर्व हैं और A और B ये पैरेलल हैं, हैव द सेम स्लोप, इनके पास जो है स्लोप जो है सेम है। और उसके बाद नाउ कंसीडर पॉइंट E ऑन द डिमांड कर्व AB एंड F ऑन द कर्व CD. E पॉइंट पे जो है हमें डिमांड निकालना है, तो AB और CD कर्व AB पे जो है EB अपॉन EA इक्वल टू OP अपॉन PA हो जाएगा। क्या होगा, E पॉइंट पे अगर हम डिमांड निकालनी है तो EB अपॉन जो है EA हो जाएगा इक्वल टू OP अपॉन PA, OP अपॉन PA, यानी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या होगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट 9 सिंस PC ग्रेटर PA, यानी कि PCP जो है वो ग्रेटर है आपका
PC ग्रेटर है आपका PA। Thus elasticity at point F on the curve CD is less than the elasticity at point E on the curve AB। यानी इलास्टिसिटी एट पॉइंट F ऑन द कर्व CD, इलास्टिसिटी एट पॉइंट F पे जो है इज लेस देन द इलास्टिसिटी एट पॉइंट E ऑन द AB कर्व। यानी E पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर है ये F से। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका FD FC, यानी कि F पे जो है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड F पॉइंट पे निकालना है, वहाँ पे जो है FD अपॉन FC इक्वल टू OP अपॉन PC, OP अपॉन PC। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट सिंस PC ग्रेटर PA, PC ग्रेटर है आपका PA से, द इलास्टिसिटी एट पॉइंट F ऑन द कर्व CD इज लेस देन द इलास्टिसिटी पॉइंट E, यानी इलास्टिसिटी F ऑन द कर्व लेस है आपका देन E पॉइंट से। ये जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2017 में, यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग डायग्राम विथ टू पैरेलल डिमांड कर्व AB एंड CD, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट, यानी दो समांतर मांग वक्र, यानी दो समांतर पैरेलल डिमांड कर्व हैं AB और CD के साथ निम्नलिखित आरेख पर विचार करें कि मांग की कीमत लोच क्या होगी, यानी R पर ग्रेटर होगी या S पर ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट R इज ग्रेटर देन द पॉइंट S, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉइंट R पे वो ग्रेटर है आपका पॉइंट S से। अब हम जानते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो अगला मेथड है वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का जो प्रयोग किया था वो किया था आपका डॉक्टर मार्शल हैज इवॉल्व्ड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने पब्लिश किया था आपका डॉक्टर मार्शल ने जो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड दिया था। हैज इवॉल्व्ड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी measured by considering the change in price and the subsequent change in the total quantity of goods purchased and total amount of money spent on it। यानी कि डॉक्टर मार्शल ने मांग की कीमत लोच को मापने के लिए कुल व्यय विधि विकसित की, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो डेवलप किया था वो डेवलप किया था आपका डॉक्टर मार्शल ने। इस पद्धति के अनुसार यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार मांग की लोच को कीमत में परिवर्तन और बाद में खरीदे गए माल की कुल मात्रा और उस पर खर्च की गई कुल राशि में परिवर्तन पर विचार करके मापा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में जो है 3 पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है आपका इफ विथ ए फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज। इफ विथ ए फॉल इन प्राइस, यानी कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है फॉल होती है डिमांड इंक्रीज होती है, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज विथ ए राइज इन प्राइस, यानी कि प्राइस फॉल होने पर जो है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है और राइज इन प्राइस डिमांड फॉल और टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। यानी कि प्राइस किसी कमोडिटी की फर्स्ट जो कंडीशन है पॉसिबिलिटी है, अगर प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है डिमांड डिक्रीज होगी,
डिमांड के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर इंक्रीज, डिमांड एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। विथ ए राइज इन प्राइस, यानी प्राइस के राइज होने डिमांड फॉल, डिमांड के फॉल होने से द टोटल एक्सपेंडिचर फॉल। इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इस केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर होगा आपका 1 से। कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफ विथ ए फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज देन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, विथ ए राइज इन प्राइस, प्राइस के राइज होने से डिमांड फॉल, डिमांड पे फॉल होने पे टोटल एक्सपेंडिचर फॉल। इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट केस है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी कब होगी, इफ विथ ए राइज और फॉल इन द प्राइस, यानी कि जब प्राइस राइज होती है, फॉल होती है, डिमांड फॉल और राइज रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्राइस के राइज होने से डिमांड फॉल होगी और प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड जो है डिक्रीज करेगी। द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। उस केस में जो है इलास्टिसिटी विल बी यूनिटरी इलास्टिक या इक्वल टू 1 के बराबर होगा। कब होगा, जब जो है टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा जब प्राइस डिक्रीज इंक्रीज हो रही है या प्राइस डिक्रीज हो रही है, और टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस केस में क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है इक्वल टू 1 के बराबर होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इफ विथ ए फॉल इन प्राइस, यानी कि फॉल होती है प्राइस, डिमांड राइज, प्राइस फॉल डिमांड राइज, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल, यानी कि प्राइस के इंक्रीज, प्राइस फॉल होती है, डिमांड राइज, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल, एंड विथ ए राइज इन प्राइस डिमांड फॉल, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो राइज, द डिमांड इज सेड टू बी लेस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उस केस में क्या होगी, लेस देन 1 हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राइस एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 कब होगा, जब जो है प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस के इंक्रीज होने जो है टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, तो उस समय जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कांस्टेंट होगी। प्राइस इंक्रीज होगी, डिमांड जो है डिक्रीज होगी, डिमांड के डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है प्राइस इलास्टिसिटी वो ग्रेटर 1 होगा। और उसके बाद जो है जब प्राइस डिक्रीज होगी तो प्राइस के डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो उस समय जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो होगी आपका लेस देन 1। ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की चापलूस या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स ऑन ए डिमांड कर्व, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिक, यानी जब मांग वक्र जो है पर दो अलग अलग बिंदु के बीच लोच की गणना की जाती है तो अवधारणा को आर्क लोच या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व, यानी कि एक डिमांड कर्व पे जो है हमें 2 पॉइंट पे जो है क्या निकालना हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना हो, तो उसे जो है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। When elasticity is
computed between two separate points on a demand curve, the concept is called arc elasticity. This method of measuring elasticity of demand is also known as average elasticity. In this method we use P1 upon P2 upon 2, यानी कि इसको जो है arc elasticity of नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की चापलूस। व्हेन इलास्टिसिटी इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट ऑन ए डिमांड कर्व, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिक। क्या कहलाता है? आर्क इलास्टिक। तब व्हेन इलास्टिसिटी इज computed between two separate points on a demand curve, the concept is called क्या? Arc elasticity of demand। जब मांग होने पर दो अलग अलग बिंदु के बीच लॉस की गणना की जाती है तो अवधारणा को आर्क लॉस यानी आर्क इलास्टिक मेथड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ मेथड को जो है एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ मेथड भी कहा जाता है। इसको आर्क इलास्टिसिटी मेथड को जो है एवरेज इलास्टिसिटी मेथड भी कहा जाता है। आर्क इलास्टिक मेथड को जो है आर्क इलास्टिक मेथड को एवरेज इलास्टिसिटी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आर्क इलास्टिक ऑफ डिमांड EA, यानी आर्क इलास्टिक डिमांड का होता है फॉर्मूला चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिन डिमांड प्लस न्यू डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। ये जो है ये यहाँ पे डायग्राम में जो है पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना है। अगर यहाँ पे ये पॉइंट इलास्टिसिटी दिखा रखा है और आर्क इलास्टिसिटी का जो डिमांड कर्व होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आर्क इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर्क इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला। आर्क इलास्टिक डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका E इक्वल टू Q अपॉन Q1। E आर्क इलास्टिक इक्वल टू Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1। यानी कि आर्क इलास्टिक यानी EA आर्क इलास्टिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1 माइनस P1 P माइनस P1 P माइनस P1 P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1 ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है Q जो है ओरिजिनल क्वांटिटी को डिनोट करता है। Q ओरिजिनल क्वांटिटी को डिनोट करता है। उसके बाद Q1 जो है न्यू क्वांटिटी डिमांड को डिनोट करता है। और उसके बाद जो है P1 ओरिजिनल प्राइस क्या है। उसके बाद P2 जो है न्यू प्राइस को डिनोट करता है। P1 या P जो है ओरिजिनल प्राइस है और P2 जो है न्यू प्राइस है। ये हो गया। और इसका जो आर्क इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है वो होता है ओरिजिन
से कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट है पॉइंट इलास्टिक फॉर्मूला। पॉइंट इलास्टिक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, पॉइंट इलास्टिक निकालने का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला। पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला यानी कि एक डिमांड कर्व पे जो है अगर हमें अलग अलग बिंदु पे जो है अलग अलग पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी निकालना हो तो यानी कि ए और बी बिंदु पे जो है अगर हमें इलास्टिसिटी निकालना हो तो क्या होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई डी इलास्टिसिटी इक्वल टू Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 यानी कि इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो है आपका पॉइंट इलास्टिक निकालने का जो फॉर्मूला है। उसके बाद आर्क और मिड पॉइंट फॉर्मूला। आर्क का जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला होता है आर्क और मिड पॉइंट फॉर्मूला वो होता है आपका Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन 2 करेंगे तो ये जो है आर्क मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी मिड पॉइंट में अगर हमें जो है फॉर्मूला निकालना हो इस पॉइंट पे तो उसका जो फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 अपॉन 2 करेंगे तो हमें जो है मिड पॉइंट पे आर्क इलास्टिक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडिशनल। एडिशनल में जो है इफ, एडिशनल में क्या है, इफ जो है इफ AR इक्वल टू, if AR इक्वल टू 15 एंड MR इक्वल टू 5 द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। जब AR दे रखा है आपको, AR दे रखा है 15 और उसके बाद MR दे रखा है, MR दे रखा है कितना 5, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो होता है आपका E इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR, AR माइनस MR होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हमें AR कितना दे रखा है, AR दे रखा है आपका 15, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा हमारा 15 अपॉन 15 माइनस 5 करेंगे, 15 माइनस 15 माइनस 5 करेंगे तो हमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या प्राप्त होगी, यानी कि 15 अपॉन 10 करेंगे तो हमें जो है 1.5, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी होगी 1.5। AR डिनोट करता है एवरेज रेवेन्यू को, और यहाँ पे जो M है वो करता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट करता है, और E जो है स्टैंडर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन आवर केस AR हमें जो है क्या दे रखा है 15 दे रखा है, उसके बाद MR दे रखा है आपका 5, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका AR अपॉन AR माइनस MR करेंगे तो हमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राप्त हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मिलेगी आपका 1.5। उसके बाद
नेक्स्ट रहेगा आपका कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड डिमांड कर्व, यानी कि कौन कौन से कारण हैं कि जिस कारण जो है आपका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। पहला जो कारण होता है वो होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला कौन सा कारण होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ सजेस्टेड दैट एज मोर ऑफ प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट टू द कंज्यूमर फॉल, हेंस कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू पे लेस। एंड सेकंड जो डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व होता है वो होता है आपका इनकम इफेक्ट। When the price level falls, the purchasing power of the consumers increase and they buy more goods. Similarly, when the price level rises, the purchasing power of the consumers decrease and they buy less quantity of goods. और उसके बाद दो थर्ड कॉजेज होता है डाउनवर्ड स्लोप का, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू ए प्रोडक्ट और सर्विसेज डिक्रीज इन डिमांड और सेल्स व्हेन कंज्यूमर्स स्विच टू अल्टरनेटिव बट कंपेयर प्रोडक्ट दैट आर चीपर। दिस इफेक्ट occurs when the product price increase are closely related to product price decrease। डाउनवर्ड स्लोप होने का जो कॉजेज होते हैं डिमांड कर्व के वो होता है आपका पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकंड होता है आपका इनकम इफेक्ट, और थर्ड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट है जो डाउनवर्ड स्लोप का, यह हो गया हिंदी में ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण जो है डाउन मांग वक्र जो है डाउनवर्ड होता है। दूसरा इनकम इफेक्ट के कारण होता है। तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। अदर फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अदर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसमें आते हैं आपका पहला आता है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी जो है किस प्रकार की है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूशन गुड है। और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तीसरा जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, एंड अगला है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस, एंड नेक्स्ट है आपका इनकम लेवल ऑफ द बायर्स एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ ए कमोडिटी, एंड नेक्स्ट है आपका प्राइस लेवल। और उसके बाद टाइम पीरियड भी जो है डिमांड को अफेक्ट करती है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी जो है वो डिमांड को इफेक्ट करती है। ये हिंदी में हो गया। उसके बाद मार्जिनल लॉ ऑफ डिमांड। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन, यानी कि नॉर्मल गुड के केस में जो है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, यानी नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में काम करता है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, जब इंफीरियर गुड होगा तो उस केस में क्या होगा, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट वीकर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव होगा लेकिन वो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से लेस होगा, यानी कि इनकम इफेक्ट जो है वो लेस होगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से इंफीरियर गुड के केस में। इन केस ऑफ गिफन गुड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। गिफन गुड के केस में भी क्या होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, बट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इज लार्जर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी इनकम इफेक्ट जो है वो ग्रेटर होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिफन गुड के केस में। उसके बाद मार्शल लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू इन 1 or 2 नेगेटिव डिमांड बट नॉट ट्रू इन 3 पॉजिटिव डिमांड।
एंड नेक्स्ट आएगा आपका बैंडवैगन इफेक्ट एंड स्नोब इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन डिमांड ऑफ टेलीफोन डिपेंड्स अपॉन द अदर पीपल हु ओन इट। नहीं, उदाहरण के लिए टेलीफोन की मांग अन्य लोगों पर निर्भर करती है जो इसके मालिक हैं। एंड अदर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट एक्सेट्रा। नेटवर्क एक्सटर्नलिटी ऑल्सो अराइज थ्रू ए फैशन ऑफ और स्टाइल्स। बात करते हैं आपका बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट किसे कहते हैं? बैंडवैगन इफेक्ट जो है इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन विच पीपल डू समथिंग बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग। यानी कि बैंडवैगन इफेक्ट जो है हमें यह बताता है कि यह एक क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है इन विच पीपल डू समथिंग, यानी कि लोग कुछ कर रहे हैं बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट। यानी कि इसको जो है एक एनिमल स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसमें जो है दूसरे लोगों को फॉलो किया जाता है। It refers to a demand for a good by a person who wants to be in style because possession of good in fashion and therefore many other have it। यानी कि किसी अन्य के पास यह गुड है इसलिए जो है इसको अन्य लोग भी परचेज कर रहे हैं। बैंडवैगन इफेक्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। यानी कि जो बैंडवैगन इफेक्ट है वो आपका पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। Quantity demanded of a buyer increase in response to increase in the quantity purchased by other individual। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट जो है वो बताता है, स्नोब इफेक्ट रेफर्स टू द desire to possess unique commodity having percentage value। यानी कि यूनिक कमोडिटी को बताता है। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी हैविंग स्नोब वैल्यू इज ग्रेटर द स्मॉलर द नंबर ऑफ पीपुल अवेयरिंग। यानी कि यह बताता है कि कम लोगों के पास यह वस्तु है इसलिए जो है इसको ज़्यादा परचेज किया जाता है। द डिमांड फॉर रेयर पेंटिंग ऑफ आर्ट स्पेशली डिजाइन स्पोर्ट्स कार स्पेशली डिजाइन क्लोथ्स एक्स्ट्रा। यानी कि इसमें जो है स्पेशली जो है डिजाइन किया जाता है कार्स और स्पोर्ट्स कार को। यूटिलिटी ऑफ वायर्स इंक्रीज बाय वेरी एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स ड्यू टू परसेंटेज एंड स्टेटस वैल्यू ऑफ इट। यानी कि इसमें जो है स्टेटस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो है गुड्स को परचेज किया जाता है। इट्स स्नोब वैल्यू इंक्रीज बिकॉज अदर फ्यू पीपुल ओन इट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका स्नोब प्रभाव जो है ये बताता है आपका नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को। क्या बताता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। स्नोब इफेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। स्नोब इफेक्ट क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद द डिमांड कर्व फॉल स्नोब एंड गुड्स हैव लेस इलास्टिक। यानी कि डिमांड कर्व फॉर स्नोब गुड्स की क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है। यानी कि इसकी अगर क्वांटिटी में चेंज कम होता है लेस देन प्राइस में। यानी कि प्राइस में जो है बहुत अधिक चेंज आती है और कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी में जो है कम चेंज आता है। स्नोब इफेक्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। The demand curve for snob goods have less elastic। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे आपका उदासीनता वक्र
यानी इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस यानी उदासीनता वक्र और उपयोगिता विश्लेषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।